यूजीसी का मामला इस समय सुर्खियों में है। लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद भी अभी मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हम इस बारे में और बातचीत करेंगे। हमारे साथ अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी हैं। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सवाल तो यही है कि क्या है, क्यों आप लोग इतना इस पे नाराज हैं? नाराजगी का मूल कारण है कि जब परिवार के मुखिया द्वारा, देश के राजा द्वारा भेदभावपूर्ण मानसिकता से कार्यवाही करता है, तो जो अपने अधिकार और न्याय से वंचित होता है, तो पीड़ित होता है, तो चिल्लाता है, तो आवाज़ तो उठाएगा ही। तो आज जो असंतोष व्यक्त है अपर कास्ट में, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं यह समाज पीड़ित है और सुरक्षित अपने को महसूस कर रहा है, जिसकी वजह से हाय तौबा मचा हुआ है। तो देश के मुखिया को, प्रदेश के मुखिया को बुला करके, अगर उनके वोटर हैं, यह वर्ग इस देश का, प्रदेश का नागरिक है, मतदाता है, तो बुला करके समझना चाहिए कि आपकी पीड़ा क्या है और उसके निराकरण की दिशा में जाना चाहिए। पीड़ा वो क्यों समझेंगे? पीड़ा समझ रहे होते तो वो तो सवर्ण को उत्पीड़क बता दिए। भाई, यूजीसी जो आया है इसमें तो साफ हो गया ना कि सामान्य वर्ग के लोग उत्पीड़क हैं, और जिनका उत्पीड़न होता है वो है पिछड़े, वो है SC ST OBC। उत्पीड़न करता कौन है और प्रताड़ित होता कौन है, सवाल ये है। जो बहुतायत संख्या में होता है वही उत्पीड़क होता है। कम संख्या वाला व्यक्ति वो अपनी प्रतिष्ठा को बचा के रहता है। 85-15 का नारा देने वाला, ये दलित समाज हो या पिछड़ा समाज हो या इसके नेता हो, जिन्होंने भी ये नारा दिया, मैं जानना चाहता हूँ कि 15% वाला 85 को उत्पीड़ित कैसे कर सकता है, प्रताड़ित कैसे कर सकता है? प्रताड़ित तो 85 वाला कर रहा है 15 को, इसलिए कि 85 आज सारी सरकारी सुविधाओं का भोग कर रहा है। रजिस्टर्ड रूप से सरकार की सारी योजनाएं, सारे नियम कानून दलित और पिछड़ा और अल्पसंख्यक के लिए है। 15% के लिए क्या है, सवर्णों के लिए क्या है? चाहे अब तक की जो भी सरकारें आई, गरीब सवर्णों के उत्थान के लिए, सुरक्षा के लिए क्या किया? एक भी ऐसा कानून नहीं है जो सवर्ण की रक्षा के लिए हो। एक इस ऐसी हालात में हम लोग लंबे समय से मांग करते आ रहे हैं कि न्याय से वंचित, प्रताड़ित, पीड़ित, दुखी, गरीब सवर्ण अपनी आवाज़ कहाँ करे, किसके पास करे, कौन सी जगह है जहाँ जा कर के अपनी फरियाद कर सकता है। तो हम लोगों की मांग थी कि जैसे अल्पसंख्यक आयोग है, दलित आयोग है, पिछड़ा आयोग है, महिला आयोग है, तमाम आयोग बने हैं सभी वर्गों को सरकारी सुविधा देने के बाद भी उनके आयोग हैं, और सारी सरकारी सुविधाओं से वंचित सवर्णों के लिए क्या है। तो ऐसे में एक सवर्ण आयोग का गठन हो जाता, सरकारें कर देती, तो कम से कम पीड़ित जरूरतमंद सवर्ण अपनी बात अपने आयोग में जाके कह सकता है। सभी सरकारों के द्वारा एक तरफा सवर्ण सताओ, सवर्ण मिटाओ अभियान चला करके सवर्णों के साथ अन्याय करने का कार्य किया है। ब्राह्मण विधायक एकजुट हुए, बैठक किए तो बवाल हो गया। आपको लगता है कि ये सरकार आयोग बनाएगी? आपको नहीं तो नहीं बनाएगी, तो सवर्ण इसको समझना चाहिए ना। सवर्ण क्यों भरोसा करता है ऐसी सरकारों से, ऐसे नेताओं से, ऐसी पार्टियों से? सवर्ण को हट जाना चाहिए, हटा देना चाहिए। जो अन्य वर्ग के लोग कर रहे हैं ठीक उसी पैटर्न पर सवर्णों को भी चलना चाहिए। सारे अन्य वर्ग संगठित होकर के अपने अधिकार और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में सवर्ण जो समाज का नेतृत्व करता था, सबको संरक्षित करके संरक्षण देता था, आज बेचारा बन करके घूम रहा है, मेले में गुम हुए अनाथ बच्चे की तरह घूम रहा है। जो उंगली पकड़ा दे वही अभिभावक हो गया। तो ये तो सोचने की बात है। इन तमाम विषयों को लेकर के आगामी 28 फरवरी को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में
मेरे द्वारा एक प्रबुद्ध समागम का विशाल कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें देश के लगभग 19 राज्यों के हमारे संगठन के प्रतिनिधि, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के हमारे कैडेट्स सब इकट्ठा हो रहे हैं। और मेरा प्रयास है कि सभी दलों के, सभी जातियों के प्रबुद्ध एकत्रित होकर के सवर्णों पर हो रहे जुल्म, जाति, अत्याचार, अन्याय, उनके हितों पर हो रहे कुठाराघात का मूल कारण क्या है और निवारण क्या है, पहला विषय। दूसरा, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले, समाज के युवाओं को, सभी वर्गों को आपस में लड़ा करके बारूद के मुहाने पर खड़ा करने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ एक कड़ा से कड़ा कानून बनाया जाए, जो समाज को विघटित करने का काम कर रहे हैं, समाज में एक जात से दूसरी जात को लड़ाने का काम कर रहे हैं। अगर वो जांच की परिधि में है, कानून के घेरे में है, तो उनको कड़ा से कड़ा दंड देना चाहिए, जो न्याय हित में होगा, राष्ट्र हित में होगा, समाज हित में होगा। अराजक तत्वों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार में अपराधी पलायन की स्थिति में है, लेकिन ये जो छोटे छोटे ये अराजकता फैला करके समाज में विद्वेष फैला रहे हैं, तनाव का माहौल बना रहे हैं, ऐसे लोगों को भी एक आतंकवादी को जो सज़ा मिलती है, मेरी मांग है कि उन्हें इस तरह का कड़ा दंड दिया जाना चाहिए जो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ और ब्राह्मण होने पर गर्व भी है कि हमारे पूर्वजों ने गांव से इसकी शुरुआत क्या, उनकी संस्कृति, सनातन संस्कृति का ये ताकत है कि उन्हीं ब्राह्मणों ने, जिनकी हम औलाद हैं, बुजुर्गों ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि समाज को जोड़ने का, कि डोम, चमार, माली, कुम्हार, नाई, धोबी, दर्जी, सबको जोड़ने का काम और उनको पूजित करने का काम अपने किया, दूसरों से भी करवाया ब्राह्मण समाज ने। तो ये एक बहुत अच्छी संरचना और कार्य हमारे पूर्वजों ने दिया। समाज जोड़ो, तोड़ो नहीं। और हमारे पर आज जो बेवजह ये आरोप लगाया जाता है कि ये जातिवादी हैं। ब्राह्मण अगर जातिवादी होता तो जाति विरोधी ताकतें पैदा ही नहीं होती। राम की पूजा नहीं करता और रावण का पुतला नहीं फूंकता। तमाम ऐसे उदाहरण है कि कहीं भी ब्राह्मण पर वाद और कट्टरता का आरोप नहीं लग सकता। अगर करता तो कह तो रहा हूं कि ये ब्राह्मण विरोधी, सवर्ण विरोधी ताकतें जन्म नहीं ले पाती। अगर किसी दलित या पिछड़े का उत्थान भी हुआ है तो आप A to Z देख लीजिए कि उसके नीचे चट्टान की तरह किसी सवर्ण, चाहे वो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, बनिया हो, लाला हो, या तो उसकी पीठ या सीना जरूर दबा होगा जिसको उठाने का काम किया है। सवर्णों ने कभी देश और समाज के लिए खून दिया है, गद्दारी नहीं किया और न समाज को तोड़ने का काम किया है। एक सवाल ये भी है कि आप तो चूँकि संघर्ष के इस आज जो मचान पहुंची है आपकी 27 वर्षों का संघर्ष, जमीनी स्तर पर काम, एक कैडर के रूप में आप काम कर रहे हैं, कुछ संघर्ष की कहानी बताएंगे? 27 साल का संघर्ष का पहले मैं आपको बता दूं कि अपने जीवन का जो क्रीम समय है वो मैंने समाज को दे दिया। एक बहुत बड़ा मैंने त्याग किया कि जो अपने परिवार में, बच्चों में समय देना चाहिए, उत्थान में, वो मैं समाज के लिए किया और समाज को परिवार माना। इस सामाजिक संस्था को लेके चलने में 2-2, 4-4 दिन बिना खाए बीत जाता था। यहीं लखनऊ जब आता था तब मेरे पास संसाधन भी नहीं था कोई चलने के लिए, साइकिल तक नहीं थी, बसों से यात्रा करते थे, धन था नहीं। जब भी घर से निकलते थे संगठन के लिए तो किसी न किसी से, अपनी पत्नी से या बगलगीर से, किसी मित्र से पैसा लेकर के कर्ज के रूप में आते थे और वो कर्ज दे नहीं पाते थे। और एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाते थे तो सदस्यता की रसीद लेकर के, सदस्यता कुछ जो बन गया, जितना आया उससे अगले ज़िले में, फिर वहाँ जा कर के फिर अगले ज़िले में, इस तरह से करते करते
आज संगठन को इस पायदान पर पहुंचाया हूं कि देश का गर्व के साथ कोई भी ब्राह्मण या सवर्ण ये कहता है कि ये संघर्ष की बुनियाद पर तैयार ये इमारत है। और आज भी मैं उसी संघर्ष के दिनों को याद करके चलता हूँ और आज भी संघर्ष ही कर रहा हूँ। अच्छा, राजनीतिक दल भी विभिन्न जातियों को जिस प्रकार वोट बैंक की राजनीति कह सकते हैं या सामाजिक ताना बाना कह सकते हैं, उसके तहत टिकट देती हैं। चाहे सरकार हो, विपक्ष हो, सत्ता में लोग पहुंचते भी हैं। बहुत सी सरकारें रहीं जहां पे ब्राह्मण, मैं इसलिए कह रहा हूं चूंकि ब्राह्मणों का मामला चल रहा है, सवर्णों का मामला चल रहा है, तो ब्राह्मण विधायक और मंत्री रहे। वर्तमान सरकार में भी विधायक ब्राह्मण मंत्री हैं। मैं अगर 4 पार्टियों की बात करूं तो वर्तमान में कि या इन दलों में आपको लगता है कि कोई ब्राह्मण ऐसे नेता हैं जो ब्राह्मणों की बात कर रहे हो या सवर्णों की बात कर रहे हो? चाहे वो भाजपा हो, चाहे बसपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो। कांग्रेस के कार्यकाल में 2-1 ब्राह्मण नेता ऐसे थे जो सवर्णों सहित, दलितों सहित, पिछड़ों सहित सबके हित में कार्य किया, लेकिन उसमें ये असंतोष नहीं व्याप्त था कि जात के आधार पर इन्होंने काम किया और मैं वंचित हो गया। ब्राह्मण को या सवर्ण को पीड़ा नहीं थी। जैसे कमलापत तिवारी जी थे, राजमंगल पांडे जी थे, नारायण दत्त तिवारी जी थे। ये ब्राह्मण वंश के वो लाल हैं जो सबको न्याय बराबरी से दिया, भेदभाव नहीं किया। इतने कद्दावर नेता थे कि कभी भेदभाव का इनके पर आरोप नहीं आया। उसके बाद बसपा में रहा। बसपा से इसकी संस्कृति बदली। जो भी नेता गया समाज को बेच करके अपना हित किया और समाज के साथ घोर अन्याय किया। हमारे समाज के सपा में भी आया, देख लीजिए, कहीं कोई ऐसा नाम नहीं है जिसको लिया जाए कि ये इन पर ब्राह्मण भरोसा कर ले। बसपा में भी कोई नाम ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण समाज उस पर भरोसा करे। वहाँ ठगी हुआ सतीश मिश्रा के द्वारा। सतीश मिश्रा ने बुरी तरह से बसपा के लिए ब्राह्मणों को ठगने का काम किया। वही सपा में भी हुआ। भारतीय जनता पार्टी में भी तमाम ब्राह्मण लीडर हैं। कोई सीना ठोक करके ये कहने वाला नहीं, अगर कहता तो वो अकेले व्यक्ति, चाहे वो सांसद हो चाहे मंत्री हो, जब यूजीसी एक्ट पास हुआ या संतोष वर्मा ने जब हमारी बहन बेटियों पर अंगुली उठाने का काम किया, कोई न कोई चाहे लोकसभा में, विधानसभा में आवाज उठाता और प्रतिकार करता। किसी ने नहीं किया तो किसका नाम ले? भोजपुरी कहावत है कि केकरा पकड़ी सिंगार पुरुष मोराधर। ये कहलाने के लगे ब्राह्मण को एक चेहरा है और उसी ब्राह्मण शब्द पर ये पूछे भी जा रहे हैं राजनीतिक दलों में। सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस में जो भी ब्राह्मण लीडर हैं, ब्राह्मण के ही नाम पर उनको सम्मान मिल रहा है। लेकिन इनको चिंता ब्राह्मण की नहीं है, किसी भी नेता को। एक ज्ञान तिवारी अभी परसों थाने पर बैठ जाते हैं अपने क्षेत्र की जनता की समस्या को लेकर के, और उन्होंने साफ कहा कि मैं किसी की कृपा से विधायक नहीं हूं, मैं इन जनता के आशीर्वाद से विधायक हूं, मैं किसी राजनीतिक दल का ही नहीं हूं। वो बहादुर विधायक है, उसका सम्मान किया जाना चाहिए, उनका सम्मान करूंगा। एक ब्रजभूषण राजपूत अपने क्षेत्र की जनता को लेकर के अपने सरकार के मंत्री का रास्ता रोक देता है, वो बहादुर विधायक है। एक प्रतिभा शुक्ला जो मंत्री है इस सरकार में, अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर के थाने पर बैठ जाती हैं। कितनी शर्मनाक बात है। ये तीनों बहादुर, अब तक के उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मात्र मुझे 3 ऐसे विधायक मिले जो अपने क्षेत्र की जनता की समस्या को लेकर के थाने पर बैठ जा रहे हैं, मंत्री का रास्ता घेर ले रहे हैं। ऐसे जनप्रतिनिधियों पर गर्व होना चाहिए और जगह जगह सम्मान होना चाहिए। 28 फरवरी को इन तीनों जनप्रिय नेताओं का सम्मान प्रबुद्ध समागम में किया जाएगा। तो ये नहीं, आपने ये भी साफ कर दिया कि वही बात फिर कह रहे हैं कि ब्राह्मण कभी ब्राह्मणवादी नहीं होता है।
ब्राह्मण विचारधाराओं को भी लेके आप चलते हैं। ब्राह्मण विचारधारा भाई ब्रिजभूषण राजपूत ब्राह्मण तो है नहीं, नहीं, लेकिन उन्होंने एक ब्राह्मण की विचारधाराओं को आगे बढ़ाया है। हाँ बिल्कुल ठीक है। जो ब्राह्मण की विचारधारा है, वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, ये सिद्धांत नहीं, इस पर चल करके ब्राह्मण ने राष्ट्र और समाज के लिए कार्य किया है। अभी पहले अब बताया कि समाज को जोड़ने का जो उन्होंने व्यवस्था बनाया कि एक दलित, धोबी, नाऊ, कुम्हार, माली, लोहार, बढ़ई, ब्राह्मण। अब देखिए, जब शादी विवाह में होता है तो ब्राह्मण यानी पंडित, कर्मकांडी ब्राह्मण से पूछा जाता है कि कितने लोग हैं आपके पौनी, पौनी मानो आपके प्रजा। हाँ। तो सबका ख्याल वो ब्राह्मण रखता है और बताता है, तो उतनी कपड़ा, उतनी विदाई आती है। पंडित जी ही अपने हाथों से सबको बांटते हैं और बांटने के बाद अपनी बारी में चुप हो जाते हैं। ये एक अभिभावक की भूमिका है, जो आज भी वो परंपरा चली आ रही है, आगे भी चलेगी। कहाँ हम जातिवादी हो गए? कौन ऐसा कार्य किया? एक भी कोई बात आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि कोई डिबेट करके मुझसे कर दे कि ब्राह्मण ने कहाँ वाद पैदा किया। वाद पैदा करता तो वसुधैव कुटुंबकम पूरी धरा को अपना परिवार मानता, और माना ही नहीं, करके दिखाया। यह भी एक उदाहरण है उसी के कि ये सारे प्रजा, सारे लोग हमारे हैं। जिस समय दलित अपने बच्चे की पढ़ाई नहीं कर पाता था, इतनी गरीबी झेल रहा था, उस समय किसी ब्राह्मण, किसी ठाकुर, किसी लाला ने अपने उस आदमी को आर्थिक मदद देकर के उस बच्चे को पढ़ाया। पढ़ लिया तो उनके घर में कोई ब्राह्मण ठाकुर के यहाँ बाबू या अधिकारी था, तो उस बच्चे को कक्षा 5 बच्चे को ले जाकर के चपरासी बनाया, उस दलित तो पिछड़े के बेटे को, इसलिए कि वो उनके लिए श्रम पसीना गिराता था। तो वही उसको आगे बढ़ाना, पढ़ाए भी, नौकरी भी दिलाए। फिर उनका लड़का बाबू से जब हो गया तो अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके अधिकारी बनाया। ये मार्ग किसने दिखाया? आज भी 99% दलित किसी ब्राह्मण, किसी ठाकुर की जमीन में, किसी लाला की जमीन में ही बसा है, निःशुल्क। ये उदारता किसने दिखाया? और आज उनके साथ ये वर्ग, कुछ अराजक तत्व मुट्ठी भर क्या करा रहे हैं? लड़ाने का काम कर रहे हैं। और लड़ाने का काम, फूट डालो, राज करो, इस देश के राजनेता और राजनीतिक दल की पॉलिसियां कर रही हैं। ये देश को बर्बाद करने का मार्ग है। राजनीति करें वो, लेकिन खूनी जंग करा करके सत्ता की प्राप्ति या पद की प्राप्ति करना, ये सर्वथा गलत है। सरकार यूजीसी लाई, विपक्ष सारा उसमें शामिल है। सरकार और विपक्ष की साझा रणनीति की देन है यूजीसी। क्या जरूरत थी यूजीसी की? अभी दलित एक्ट उनको पर्याप्त नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था वो इनको अपूर्ण लगा, संविधान में ला करके बदल दिए, उसको और कड़ा कर दिए कि कोई दलित किसी सवर्ण पर आरोप लगाता है, गलत या सही, पहले उसे FIR हो और जेल जाए। यानी ऐसा कानून कि हम अपना पक्ष भी ना रख सकें, ये अन्याय है। अभी वो था ही, उसी से घायल है सवर्ण समाज के अपने सम्मान, अधिकार और संपत्ति की रखवाली नहीं कर पा रहा है। तब तक यूजीसी ला दिया गया कि अब सवर्ण कास्ट के बच्चे जो प्रतिभावान हैं उनकी पढ़ाई बाधित करो। बदले में इतना जब बदला की भावना है तो अब हमारे शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों को शिक्षा से वंचित करने का एक षड्यंत्र है, तो वहाँ भी रोका जाए। तो ये तो अन्याय पर अन्याय हो रहा है। इस बात को इस देश का सवर्ण अब समझा है, और समझा है तो ठीक ढंग से जाग रहा है। पूरे यूजीसी ने एक सवर्ण को यूनाइट तो कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ इन जातियों में जिस तरीके से बंटवारा किया है। अब सवाल ये है कि सारा सत्ता से लेकर विपक्ष तक एक साथ जुड़े हुए हैं, यूजीसी पे सब खामोश हैं। चाहे हमारे सवर्ण के लोग भी अगर सरकार में हैं तो वो भी खामोश बैठे हैं। एक आध ने कुछ थोड़ा बहुत आवाज़ उठाई, अब उनको बहुत इसलिए क्योंकि हमारे कलराज जी हैं, तो अब कलराज जी का कैरियर कोई ख़त्म नहीं कर सकता। उनको जो भी ऊंचाइयों तक पहुंचना था वो पहुंच गए थे, उन्होंने आवाज़ उठाई, 2-4 लोगों ने और आवाज़ उठाई। सवाल ये है कि ये सवर्ण जाए तो जाए किसके साथ? चुनाव आएगा, वोट देना पड़ेगा। देखिए, पहली चीज़ कि कलराज जी हम सभी के अभिभावक हैं। इस उम्र में
उन्हें अपने नौनिहालों के भविष्य की चिंता है, ये युवा वर्ग को जानना चाहिए। लेकिन अब वो केवल आवाज़ बन करके रह जाएंगे। अधिकार तब मिलता है संघर्ष से। संघर्ष कौन करेगा? जिसका भविष्य खतरे में है। लड़ाई तो लड़ेगा ना, युवा लड़ेगा। युवा बुरी तरह से हमारे समाज का भटकाव की स्थिति में है। युवा वापस आए। हर युवा को इसकी चिंता होनी चाहिए कि हमारे लिए कौन सा मार्ग सुगम और आसान है जिससे हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लें। अभिभावक होता है, एक संरक्षक टाइप है, लेकिन लड़ाई तो युवाओं को लड़नी पड़ेगी। तो इस देश के सवर्ण समाज के युवा एकजुट हो करके जैसे आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, ठीक उसी प्रकार से अपने नौनिहालों के, अपने सम्मान अधिकार के, अपने वंश की लड़ाई तो लड़नी ही पड़ेगी संगठित। एक चीज़ बताइए जो यूजीसी को देख के समझ में आता है, आखिरी चीज़ मैं जानना चाहूँगा। पिछड़ों ने यूजीसी मांगा नहीं था, आपने उनको दिया। आपकी नीयत भी देने की नहीं थी, मालूम था इन लोगों को कि विवाद होगा इस पर और अगड़ा पिछड़ा आपस में बट जाएंगे। आपको लगता है ये एक बड़ा अवेयरनेस का विषय हो सकता है कि पिछड़ों को भी बताना, SC ST OBC को भी बताना और सवर्ण को भी बताना कि भैया ये वोट बैंक की राजनीति है, ये हमारे आपका विवाद नहीं है, हमको आपको विवाद करा रहे हैं। शुद्ध रूप से वोट की राजनीति है। पिछड़ा मांग नहीं रहा था, दलित मांग नहीं रहा था कि आप यूजीसी लाइए। यह ठीक उसी रूप में हुआ है कि जैसे कोई अजीर्ण हो गया, खाते खाते अजीर्ण हो गया, उसको डकार आ रही है, उल्टी आ रही है, ठीक है, अब उसको और दे रहे हैं कि और लीजिए खाइए, और वहीं बगल में कोई भूख से तड़प रहा है, खाली थाली ले करके उसको ललचाया जा रहा है। ठीक उसी प्रकार में यूजीसी का प्रयोग किया गया। कोई दलित, कोई पिछड़ा मांगा नहीं। इन्होंने वोट की राजनीति को देखते हुए कि दलित और पिछड़ा वोट बैंक मेरे साथ आकर के जुड़ जाएगा तो हम और बलवान हो जाएंगे। ये वोट की तुष्टीकरण राजनीति है और बलवान हो जाएंगे, वोट की राजनीति है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे बातचीत करने के लिए। और आप थे राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी, जो बेबाक बात कहने के लिए मशहूर हैं। सरकारें कोई भी हों, आप जो भी बात कहते हैं बेबाक तरीके से कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत